हम इंडियंस की क्या आदत है, जब तक वो ब्रश बूढ़ा ना हो जाए, मतलब उसके बाल ना झड़ जाएं, तब तक हम ब्रश नहीं चेंज करते हैं। रिसर्च तो ये कहती है कि जो हमारे मसूड़ों के अंदर अगर इन्फेक्शन आता है, पेरिडोंटल डिजीज़ में जो प्रॉब्लम है, वो बैक्टीरिया हार्ट फेलियर के केसेस में भी पाया गया है। तो दिल को सुरक्षित रखने के लिए मसूड़ों को भी सुरक्षित, बिल्कुल सर। डेंटिस्ट के पास तभी जाना चाहिए जब दांतों में दर्द हो। सर ये बहुत बड़ा मिथ है, अभी हम दोनों की तो बात इसमें मेरा क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रहेगा। जी जी सर। तो लोग ये मानते हैं अगर पहले जाओगे तो आपके साथ ठगी हो सकती है। हमारे दांतों पे इतना रगड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें से हमें कोई जिन निकालना है या कोई चिराग रगड़ना है। या 17 साल की एक लड़की थी, एक भी दांत नहीं आया सर उसका। अच्छा। दांत ही नहीं आए, दूध के दांत आए, टूट गए, परमानेंट टीथ आए नहीं। हमने उनका एक्सरे कराया तो अंदर कोई भी टूथबड भी नहीं है। जो दांत खत्म हो गया, टूट गया है, बिल्कुल मर गया है, उस डेड बॉडी को तो वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है। दांत निकालना मैं कभी एडवाइस नहीं करता, मतलब लास्ट तक बचाने की सर वो तो मर्डर हुआ ना। दांतों की समस्या आज आम समस्या बन गई है। घर में चाहे 10 वर्ष का कोई बच्चा हो या फिर 60 साल का कोई बुजुर्ग हो, सभी में आम तौर पे ये देखा जाता है कि दांतों की समस्या हर आयु वर्ग में पनपती जा रही है। इस विषय पर विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश शर्मा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो ये गंभीर समस्या पनप रही है, इससे छुटकारा पाया जा सके। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका दा कुरुक्षेत्र में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जैसे आज प्राचीन समय की यदि बात करें तो प्राचीन समय में दांतों के जो रोग थे वो बिल्कुल ना के बराबर थे, लेकिन इस काल में ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा दिक्कत दांतों में आ गई? सर दांतों की समस्या का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा खान पान। जी। आजकल हमारा खान पान बहुत ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है। आप देख रहे हैं आजकल हर बच्चा, यहाँ तक कि जवान भी और समझदार लोग भी रात का खाना बाहर खाने लगे हैं। जी। फास्ट फूड का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है, बर्गर, चाउमीन और ना जाने कितने प्रकार के पिज़्ज़ाज़ और कौन कौन से नए नए चीज़ें बच्चे आजकल खा रहे हैं। जी। उसमें एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एसिडिक खाना होने की वजह से, ज़्यादा मसाले होने की वजह से हमारे जो इनेमल है, हमारे दांत की जो सबसे बाहर वाली परत है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। दूसरा एक कारण है कि गर्म के साथ ठंडा, ये बहुत ट्रेंड में है। गरम गरम बर्गर और ठंडी कोल्ड ड्रिंक साथ में लेके सब बच्चे बहुत ट्रेंड में निकलते हैं। तो जब गर्म के साथ आप किसी भी चीज़, ठंडे चीज़ को खाएंगे तो हमारे दांतों के ऊपर एक बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस आता है। वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे दांतों में क्रैक्स आ जाते हैं, माइक्रो क्रैक्स, और स्लोली धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है आजकल। तो इसमें जैसे आपने एक ठंडा और गर्म की बात की, जी। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि यदि हमने खाना खाना है तो साथ में कोल्ड ड्रिंक पीनी है या कुछ उस प्रकार से, इसको किस प्रकार से देखते हैं? सर यही चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जी। आप खुद सोचिए कि कई बारी अगर आप सर्दियों में एक कांच के गिलास के अंदर गर्म चाय डाल दें तो वो कांच का गिलास क्रैक हो जाता है, यहाँ तक कई बार टूट भी जाता है। जी। तो यही चीज़ हमारे दांतों के साथ भी तो है। हम गरम खाना खा रहे हैं, मान लीजिए 80 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का खाना खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो सडनली 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग खाना खा रहे हैं। तो 80 से 0 आने में हमारे दांतों को जो झटका लगता है, जो एकदम से टेम्परेचर वेरिएशन है, उस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से सबसे बड़ा नुकसान है। तो वही कारण है, इसलिए हम मना करते हैं कि एकदम गर्म, एकदम ठंडे चीज़ें का नहीं आपने करना। जो भी चीज़ लेनी नॉर्मल करिए। अगर आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो साथ में गर्म चीज़ को अवॉइड करिए तुरंत खाने से। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि कोल्ड ड्रिंक गर्म चीज़ के साथ ना लें, आप नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, उसका रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, या 10 डिग्री तक तो एटलीस्ट आने दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी सर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और आप 0 डिग्री सेल्सियस अगर अचानक से अपने मुंह के अंदर रखते हो तो वो दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान अगर हम रखें तो दांतों को बचाया जा सकता है। युग लगातार बदल रहा है और इस वक्त यदि कहें तो सोशल मीडिया का टाइम है। जी सर। सोशल मीडिया के समय में अब ब्रश की यदि बात करें, आपसे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक ब्रश आ चुके। जी सर। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? सर इलेक्ट्रिक ब्रश करना तो फिर भी हमें ही पड़ेगा, ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक ब्रश में सबसे अच्छी चीज़ें जो आ रही हैं, मोशंस जो उसका होता है, जी। हम ब्रश को किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, किस मोशन में कर रहे हैं, उससे हमारे दांतों की सफाई पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक ब्रश के अंदर क्या अच्छी चीज़ है कि उसके अंदर जो मोशंस हैं वो पहले से ही प्रोग्राम्ड हैं।
आजकल नए ब्रशेज़ ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर आप अपने बच्चों की टाइमिंग को ऐप के साथ कनेक्ट करके और देख सकते हैं बच्चों ने ठीक तरीके से ब्रश किया कि नहीं किया, कितनी देर के लिए किया, किस तरीके से किया, किस टाइम किया। तो ये अच्छी चीज़ें हैं अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रश को यूज़ करते हैं बच्चों के लिए तो। और या फिर जो स्पेशली ये स्टार्ट हुआ था, ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हुआ था। इलेक्ट्रिक ब्रश क्या है कि जो लोग जिनका मसल्स पे कंट्रोल नहीं है, अपने अच्छे से या हाथ अपने खुद नहीं यूज़ कर सकते, तो इलेक्ट्रिक ब्रश को कोई भी हेल्पर अगर मुंह के अंदर दांत के ऊपर रखता है तो वो दांतों क्लीनिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक ब्रश ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई नुकसान नहीं तो जैसे समय बदलता रहता है, ब्रश से हम दांतों को अपने बचाते थे कि सफाई होती थी तो दांत बच जाते थे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो खान पान भी आप कह रहे हैं कि लगातार जैसे जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो कैसे बचाएं? आने वाले कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या फिर कोई आने वाला जो समय है उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ आने वाली है जो आगामी 4 या 5 वर्ष हैं? देखिए सर, डेंटल वर्ल्ड इस टाइम एक बहुत अच्छे फेज़ से गुजर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी इनोवेशंस हो रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेस्ट आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो कुछ सालों पहले एक रिसर्च हुई है, जिस रिसर्च का मैं पार्ट रहा, फॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर दामले के अंडर मैंने काम किया इस रिसर्च में। डॉक्टर शालनीगर हमारे गाइड थे इसके अंदर। डॉक्टर दामले बहुत बड़ा नाम है सर डेंटिस्ट्री के अंदर। तो रिसर्च हमारी थी पीट एंड फीचर सीलेंट्स के ऊपर, जो बच्चों के परमानेंट टीथ आने स्टार्ट होते हैं जैसे ही कि 6 या 7 साल की उम्र में मोलर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उसके ऊपर हम सीलेंट्स लगा दें, सीलेंट यानी कि आप मान सकते हैं जैसे आप नया फ़ोन खरीदते हैं, उसके ऊपर आपने ग्लास गार्ड लगा दिया, वो स्क्रैच प्रूफ हो गया। सीलेंट भी इसी तरीके की एक बिल्कुल ही इनविजिबल सी लेयर है, फ्लो कर जाती है हमारे दांत के पिट एंड फीचर्स के अंदर, जहाँ पे खाना फंसने के और कैविटीज़ स्टार्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वो वहाँ पे रहती है तकरीबन 2 से 3 साल तक। उन 2-3 साल में बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, जो दांतों की मिनरलाइजेशन वो कंप्लीट हो चुकी होती है और दांतों को बड़े अच्छे से बचाया जा सकता है। और बहुत सक्सेसफुल रिसर्च रही सर ये। पिट एंड फीचर सीलेंट को अगर हम अप्लाई कर देते हैं बच्चों के दांतों पे, जो खासकर 6-7 साल में जब बच्चे परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं, मोलर्स में खासकर, तो आप देखिए कि अगर वो अपना ध्यान नहीं भी रख रहे हैं तो भी मोर देन 50% बच्चों के दांतों को हम बचा सकते हैं। और अगर पेरेंट्स थोड़ा समझदारी रखें, बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें, तो हम पूरा का पूरा कैविटी के साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं और बच्चों के दांतों को 90% तक, बल्कि मैं कहता हूँ 95% तक भी हम दांतों को सेव रख सकते हैं 14-15 साल की उम्र तक। और 14-15 साल की उम्र में से बच्चा बहुत पर्सनैलिटी कॉन्शियस हो जाता है। वो अपने ध्यान रखना शुरू करता है, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने दांतों की बनावट के ऊपर। तो फिर वो ध्यान रखता है कि मैं अच्छे से ब्रश करूँ, दिन में 2 टाइम ब्रश करूँ और मुँह के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना फंसने दूँ जिससे कि दांतों में कैविटी स्टार्ट हो जाए। तो पिट एंड फीचर सीलेंट मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। तो अभी करवा रहे हैं कुछ लोग? बिल्कुल कराने से हम अपने क्लिनिक पे स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी बच्चे करवा रहे हैं। अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सोशल मीडिया का यूज़ करें, सारे डेंटिस्ट, सारी एसोसिएशंस जितने भी हैं, और अगर सामाजिक वर्ग भी इसके अंदर कुछ ग्रुप्स अगर जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे बच्चों के दांतों को बचाया जा सकता है इसके अंदर। डॉक्टर साहब, मसूड़ों की काफ़ी आम समस्या आजकल हो चुकी है, खून आना है या कुछ और, जैसे आप बताएंगे इस बारे में, क्या करें इसमें? सर, मसूड़ों की समस्या बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। मेन चीज़ है आपका खाना पीना कैसा है जी। और साफ़ सफाई, रख रखाव। रात का ब्रश बहुत ज़रूरी है जी। रात को अगर आप ब्रश करके सोते हैं तो मैं मानता हूं कि आप अपने मसूड़ों को बहुत हद तक बचा सकते हैं। जी। अगर मसूड़ों के अंदर कुछ खाना फंसा रह जाए, दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाए, तो मसूड़े बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। हल्की सी चीज़ पे नाराज़ हो जाता है, जो भी चीज़ नाराज़ होती है सिर्फ मुंह फुला लेती है, तो वैसे हमारे मसूड़े फूल जाते हैं। इस समस्या को अगर हम गंभीरता से ना लें तो ये पायरिया का रूप ले लेती है। और पायरिया अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, आम आदमी इससे डरता है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं, खून आने वाली समस्या को रोका जा सकता है। आप घर में कोई नुस्खे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब से ठीक नहीं होगा। आपको 100% डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डिग्री होल्डर डेंटिस्ट के पास, सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो आपके दांतों को बड़े आसानी से, और मसूड़ों से जो खून आने वाली समस्या है बहुत इजीली ठीक हो सकती है। ये तो बड़ा आम चलन भी है कि नमक के गरारे कर लो, डेंटिस्ट तो क्या करेगा, बिल बना देगा, ये करेगा। सर, आपका बात ठीक है, आप नमक के गरारे कर सकते हैं। जी। नमक के गरारे सर एक टेम्परेरी रिलीफ है,
मान लीजिए घर में अगर किसी को चोट लगती है तो हम साबुन के पानी से, डेटॉल से फर्स्ट एड दे सकते हैं। वो फर्स्ट एड है जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं अपने मरीज़ को, उसी तरह अपने मसूड़ों को, अपने दांतों को भी उतने ही सीरियसली लीजिए। मसूड़ों से खून आना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है, तभी मसूड़ों से खून आता है। अगर भगवान ना करे कभी आपके किसी के आँख से खून आना शुरू हो जाए, क्या आप घर में आई ड्रॉप डालेंगे? आई ड्रॉप तो सबके पास होती हैं, आम मिल भी जाती हैं। नहीं, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। उसी तरह दांतों को भी अगर आप गंभीरता से लेते हैं, और लेना भी चाहिए, तो आपको तुरंत किसी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बिल एक अलग चीज़ है सर। अब आजकल जितने भी डेंटिस्ट हैं वो सब इतने जागरूक हैं, बच्चे इतने जागरूक हैं, कोई अननेसेसरी बिल नहीं बनता है कभी भी। आपको हमेशा जो पे करना है वो उस डिग्री के लिए, अपनी हेल्थ के लिए पे करना है। 1.5 लाख का फ़ोन सर जेब में लेके घूम रहे हैं, आप 100 रुपये 200 रुपये की बात कर रहे हैं। एक कंसल्टेशन ही तो मिलेगी डेंटिस्ट के पास। 200 रुपये 500 रुपये से ऊपर कंसल्टेशन नहीं है अपने शहर में। अगर आप कंसल्ट करते हैं, वो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस तो देंगे। अगर वो आपको बोलते हैं कि नमक का पानी कुरले कर सकते हो, तो आप वो करिए। अगर आप उनको लगता है कि सीरियस है कोई प्रॉब्लम, आपको माउथ वॉश देंगे, कोई टूथपेस्ट बताएंगे। हो सकता है आपके ब्रश में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम इंडियंस की क्या आदत है, जब तक वो ब्रश बूढ़ा ना हो जाए, मतलब उसके बाल ना झड़ जाएं, तब तक हम ब्रश नहीं चेंज करते हैं। ब्रश को हर 3 महीने में, 4 महीने में ज़रूर चेंज करिए, और हार्ड ब्रशेज़ को अवॉइड करिए। तो ब्रश की जैसे आपने बात की, ब्रश तो कई लोगों का 10 दिन 15 दिन में भी ख़राब होना शुरू हो जाता है जी। तो कैसे करें, मतलब आम रूटीन क्या होना चाहिए इसमें? सर रूटीन तो 3 महीने से 4 महीने का है, क्योंकि हमारे दांतों पे इतना रगड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें से हमें कोई जिन निकालना है या कोई चिराग रगड़ना है। ब्रश है सिर्फ दांतों की सफाई के लिए, और सरफेस के बजाय दांतों के बीच में जो धारियां हैं, जो गैप है, उसको क्लीन करने के लिए। अगर आप नॉर्मल मॉडिफाइड बास मेथड के थ्रू अगर आप हल्का हाथों से सॉफ्ट ब्रश करते हैं, 3 महीने 4 महीने बहुत आसानी से चलता है ब्रश, और आप उसे चेंज करते रहिए। हर 6 महीने में, 8 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि दांतों की जो बीमारी है, जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको समझने के लिए, बहुत ही स्लो प्रोसीजर है, बिल्कुल सरकारी काम है। आप जितना आप देखें, जितना स्लोली कीड़ा लगता है, जितना स्लोली हमारे मसूड़े ख़राब होते हैं, इतनी स्लो डेवलपमेंट किसी बीमारी की नहीं है हमारे शरीर में। और उसको अगर आप 8 महीने में रेगुलर चेकअप करा रहे हैं डेंटिस्ट के पास जाके, तो वो बीमारी पकड़ सकता है डेंटिस्ट, क्योंकि आप तब पकड़ते हो जब दांत में दर्द होता है। डेंटिस्ट उसको फर्स्ट स्टेज में पकड़ सकता है। अगर आपने उसके अच्छे इनिशियल फर्स्ट स्टेज में उसको देख लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हल्की सफाई होगी। कोई कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ तो फीलिंग हो जाएगी। उसको एक्सट्रीम लेवल तक जाने के इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो झाड़ा लगवाते हैं, कोई नेल पॉलिश लगाता है। मेरे पास सर पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे, जब तक स्वेलिंग ना हो जाए, जब तक आसपास के केमिस्टों की दवाई ना फेल हो जाए, तब तक डेंटल क्लिनिक पे पैर रखना डरते हैं। वो डर है, उस डर को दूर करने के लिए आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। डेंटिस्ट आप लोगों के बीच में से ही हैं, और आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो झाड़े की जैसे आपने बात की, झाड़ा भी बड़ा आम गाँवों में तो बड़ा ये रहता है कि कोई दिक्कत है तो वो तलने की एक बात आती है, बींदने टाइप की कुछ ऐसी, तो क्या होता है कुछ ऐसा गर्म चीज़ डालने से कीड़ा मर जाएगा या कुछ ऐसा? सर एक्चुअली बहुत बड़ा मिथ है, कोई कीड़ा नहीं होता। कीड़ा है क्या सर? कीड़ा बेसिकली बैक्टीरियाज हैं। कोई भी चीज़ है, इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टार्ट होता है। हमारे दांतों के बीच में जब भी कोई फूड पार्टिकल फंसता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है एसिड्स में, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाते हैं। कोई भी कॉलोनी बसेगी तो वहाँ सीवरेज सिस्टम भी होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लैक कलर का होता है। तो उसको आम भाषा में आम इंसान को समझाने के लिए पहले किसी डेंटिस्ट ने या किसी ने उसको कीड़ा बोल दिया, और वो आज तक वो कीड़ा ही बना रहा है। वो कीड़ा ही नाम चला हुआ है। एक्चुअल में कोई रेंगने वाला या घूमने फिरने वाला कोई कीड़ा नहीं तो है। मारने के लिए जैसे गर्म तेल या उस प्रकार नहीं सर, आप अपने दांत को ही मार लेंगे, अपने मसूड़ों को काट लेंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होना बिल्कुल। और डेंटिस्ट के पास ही जाए। जी सर, बेस्ट है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए। मैं आपको सर एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो हाथ छोड़ के बाइक चला लेता है जी, और भगवान की दया से कभी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या वो सही करता है? नहीं है ना, नहीं है तो गलत चीज़। उसी तरह सर झाड़ा अगर किसी का लग गया तुक्का, तो पर वो 100% श्योर ठीक होना है तो झाड़े से वो कहे सर, वो साइकोलॉजिकल मानते हैं। हमारी किसी बुक में इतनी बुक्स पढ़ चुके हैं सर, 2005 से आज 2026 स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट मुझे 21 साल हो गए हैं। किसी बुक में कहीं कोई झाड़ा मेंशन नहीं है। किसी बुक में आज भी पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, यूएसए के आर्टिकल। तो इसमें मैंने कुछ लोगों को तो ऐसे भी देखा है, जैसे वो झाड़ा लगाते हैं। हाँ। या बींदना कुछ ऐसा जी, कीलना, कीलना बोलते हैं। जी, कीलना ट्रेंड में जो सब है वो है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो कहते हैं एक फल छोड़ दो।
हाँ जी, उसमें केला छोड़ दो, आप जो मर्जी हाँ छोड़ दो। कुछ भी, वो कुछ लोग तो उसमें ये कहते हैं कि नीम की निमोली जो है हाँ वो हमने छोड़ वो दी। छोड़ दी। हाँ। सर देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कोई थियोरेटिकल एविडेंस नहीं है, प्रैक्टिकली घूमते हुए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हो सकता है आपको भी कई लोग ऐसे मिले हों जिन्होंने कहा होगा कि 20 साल हो गए दांत में दर्द नहीं हुआ, या हमारे पास तो कई आते हैं कि जी मैंने लगवाया था झाड़ा, 10 साल का झाड़ा था या 10 साल के लिए कीला है, 10 साल से कोई दर्द नहीं, अब दर्द शुरू हो गया। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्या दोबारा फिर लगवा लो, 10 साल की और रिचार्ज करा लो। तो वो बता देते हैं कि सर अब असर नहीं हो रहा इसका। सर ऐसा है कि झाड़े तो लोग पता नहीं भूत प्रेत आत्माएं और मीठा खाना नहीं जाना चाहिए। अपने हरियाणा में खासकर ये चीज़ें हैं, मनगढ़ंत हैं। मैं इन पर को बिल्कुल भी सच नहीं मानता इन चीज़ों को कि इनसे कोई भी आप शॉर्ट जब तक आप नहीं होते। साइंस का वर्ल्ड है सर, एआई आ गया और अभी भी हम लोग झाड़ फूक की बातें करेंगे तो कैसे बात बनेगी। अब कोई कह दे कि यार चांद पे तो पता नहीं क्या होगा, कोई राक्षस होंगे, देवी देवता होंगे, वो अलग माइथोलॉजिकल बुक्स वाली बातें हैं सर। वो आप उनके ऊपर बिलीव करना चाहते हैं करिए, लेकिन उससे आप अपने डेली रूटीन में नहीं अपना सकते हैं उसको। आपको रूटीन में अपनाने के लिए साइंस का यूज़ करना ही पड़ेगा। साइंस है, साइंस का विश्वास करिए। तो इसमें डॉक्टर साहब एक दातुन जैसे रहता है जी कि एक ब्रश है और दूसरा दातुन, और दातुन ये माना जाता है आम लोगों की धारणा है कि वो दातुन ज़्यादा ठीक है, और उसमें भी अलग अलग चीज़ कहते हैं कि ये नीम की करो, किक्कर की, पेड़ की करो, या अलग अलग किसी उसकी करो। तो ये क्या है? सर देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। मेरे पास रूटीन में हर पेशेंट, खासकर अपने हरियाणा में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है चीज़ें। दातुन को हम लोग ब्रश के साथ मिक्स नहीं कर सकते। दातुन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, आप उसको रगड़ नहीं सकते जी। क्योंकि दांत जो है जो इनेमल है बहुत पॉलिश्ड सरफेस है। बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की है हमारे भगवान ने जो हमारे दांतों के अंदर इनेमल लगाया ना। पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, बैक्टीरियाज नहीं बन सकते या मिनिमम बैक्टीरियाज आते हैं। हम अगर दांतुन से उनको रगड़ेंगे, रफ़ कर रहे हैं, रफ़ करके हम बैक्टीरियाज को जगह दे रहे हैं बनने के लिए। दांतुन लोग चबाते हैं, चबाइए, आप चबा सकते हैं हमारे दांत बनने चबाने के लिए। उसमें से जो भी आपका अर्क निकलता है या जो उसके बेनिफिशियरी चीज़ें हैं वो आपके शरीर के लिए, मसूड़ों के लिए हो सकता है कुछ हद तक बेनिफिशियल चीज़ें होंगी। वो आयुर्वेद वाले आपको बता सकते हैं उसके बारे में। मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन दांतों के ऊपर दांतुन को रगड़ना मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। आज तो सर पूरी दुनिया सुपर सॉफ्ट ब्रशेस की तरफ जा रही है और हम लोग अभी भी सुपर हार्ड की तरफ रहेंगे तो हमारे में और दुनिया में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो हम अपने दांतों को कैसे बचाएंगे फिर? मतलब सफाई करनी है तो ब्रश का ही सफाई करिए सर। आप इतने अच्छा आपको सुपर सॉफ्ट ब्रशेस, इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतना R&D के ऊपर कंपनियां खर्चा कर रही हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ लीजिए। कौन सा ब्रश यूज़ करें? सर अगर ब्रांड नेम अगर ले सकते हैं तो आज के टाइम में ओरल बी के सुपर सॉफ्ट ब्रशेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक स्टिम कंपनी भी है, उनके भी इंटरडेंटल ब्रशेस और सुपर सॉफ्ट ब्रशेस अच्छे ब्रशेस आ रहे हैं। तो क्या मानक क्या हो इसका, भाई कैसे मापें कौन सा ठीक है, क्या है इसमें? इन्होंने सर कैटेगरीज की हुई है एक्चुअली। मीडियम ब्रशेस आते हैं, सॉफ्ट ब्रशेस आते हैं, सुपर सॉफ्ट ब्रशेस भी आते हैं। अगर आप उनको बोलते हैं कि सुपर सॉफ्ट ब्रशेस दी, नंबर एक तो आपके मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मसूड़ों पे कोई भी ट्रॉमा नहीं होगा या कोई जैसे इसको हम कह सकते हैं जख्म नहीं बने, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़ोर से ब्रश करने की आदत है। और जो मीडियम है वो हल्का सा हार्ड होता है, जिनको अपने दांतों में लोग रगड़ना पसंद करते हैं वो लोग मीडियम ब्रशेस यूज़ करते हैं। बट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ सॉफ्ट एंड सुपर सॉफ्ट ब्रशेस, उसके अलावा कोई और ब्रशेस को मैं रिकमेंड नहीं करता सर कभी भी। तो दातुन भी ना करें? दातुन आप चबाइए सर, चबा सकते हैं लेकिन ब्रश की जगह ना लें। नहीं, ब्रश को सर रिप्लेस नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ से। तो दांतों का जैसे शरीर के दूसरे अंगों से भी कुछ संबंध है? बिल्कुल है सर, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। रिसर्च तो ये कहती है कि जो हमारे मसूड़ों के अंदर अगर इन्फेक्शन आता है, पेरिडोंटल डिजीज़ में जो प्रॉब्लम है, वो बैक्टीरिया हार्ट फेलियर के केसेस में भी पाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन ये बनती है कि जिनके मसूड़े ख़राब हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होने की चांसेस भी ज़्यादा हैं। डायरेक्ट रिलेशन तो मैं नहीं कहूँगा अभी भी, लेकिन रिसर्च ये कह रही है कि जो बैक्टीरियाज मसूड़े में मिले हैं, इन्फेक्टेड मसूड़ों के अंदर, वही बैक्टीरियाज हार्ट फेलियर के केसेस के हार्ट की वॉल्स के अंदर भी मिले हैं। अच्छा। तो यानी कि कोई ना कोई एसोसिएशन तो है। दूसरी चीज़, हमारा ये जो पेट है, खाना हमारे दांतों से चबाने के बाद ही अंदर जा सकता है। अगर हमारा खाना प्रॉपरली हमने च्यू नहीं किया, हमारी फर्स्ट लाइन जो डाइजेशन की वो स्टार्ट नहीं हुई, तो ऑब्वियसली हमारे पेट में भी फ़र्क पड़ेगा।
हमारे डाइजेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा और ओवरऑल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ सर, एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ आपको बताता हूँ, जो जिस भी इंसान की स्ट्रेस की दवाई चल रही है या डिप्रेशन की दवाई चल रही है, या कोई बच्चा अभी तुरंत रिसेंटली किसी अच्छे टफ एग्ज़ाम से निकल के आया, आप उनके गम्स चेक करेंगे, सबके गम्स में इन्फेक्शन मिलेगा। तो हमारी मेंटल हेल्थ का, हमारे जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उसका असर भी हमारे मसूड़ों से रिलेटेड है। मसूड़ों से। जी सर, बिल्कुल। और ये तो एविडेंस है। मतलब पूरे शरीर को स्वस्थ रखना, दांतों दांतों को का भी स्वस्थ रखना रखना, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपका इंजन जब तक सही नहीं होगा तो आपके कार्बोरेटर में कचरा फंसेगा, आपकी गाड़ी चलेगी कैसे? तो हमारे दांतों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम बचपन से एक जैसे टीवी था, अब तो काफ़ी सोशल मीडिया और वो दौर चल पड़ा, तो शुरू से ही एक एडवर्टाइजमेंट हम देखते रहे हैं कि ये पेस्ट करो, ये ब्रश का प्रयोग करो तो चमकदार दांत होंगे। चमक का और दांतों का क्या मेल है, स्वस्थ दांतों का या चमक का? सर हम वाइटनेस को हेल्दी टीथ के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं कभी भी, जी। कि आपके दांत अगर वाइट हैं तो आपके टीथ भी हेल्दी होंगे। शेड्स हैं बहुत सारी, जो हमारे दांतों के अलग अलग शेड्स हैं, A1, A2, A3, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर आप अपने दांतों को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो नेचुरल शेड मेंटेन रहेगी। जी। आपके दांत अगर स्वस्थ हैं और अगर हल्का सा पीलापन भी, A2 शेड भी है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप ब्रश ठीक से नहीं करते हैं और वाइट दांत हैं आपके बिल्कुल, तो वो बहुत ही क्रॉस चीज़ें हो गई हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाइट दांत हैं तो हेल्दी टीथ है, ऐसा कुछ नहीं है। वाइट दांत भी अनहेल्दी हो सकते हैं, हो सकता है दांतों के जो खाना फंसता हो। तो स्वस्थ दांत हो तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, या कोई भी हो सकता है? सर नेचुरल शेड रहनी चाहिए, स्टेन्स ना हो, कैलकुलस ना हो, प्लाक एक्यूमुलेशन ना हो, मसूड़े हेल्दी हो। मसूड़े अगर आपके हेल्दी हैं तो आप मान के चलिए कि आपके दांत स्वस्थ हैं। तो आजकल जैसे एक और ट्रेंड डॉक्टर साहब चल पड़ा है कि स्क्रू के साथ हम दांतों को एडजस्ट करते हैं। जी जी, वो क्या है? सर ये डेंटल इम्प्लांट्स हैं जी, और ये मैं कह सकता हूँ एक तरीके से क्रांति है डेंटिस्ट्री में। क्या होता है कि जैसे हम दांत को बचाने की कोशिश करते हैं, रूट कनाल करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, लेकिन अगर पीछे सपोर्ट ना हो या दांत में कहीं पे भी सपोर्ट ना बचे तो फिर पेशेंट खाना कैसे खाएगा? तो वक्त के साथ जैसे आपके दांत निकल जाते हैं, हड्डी बैठना शुरू हो जाती है, तो फिर खाना खाने के लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड प्रोसेसेस नहीं थे। लेकिन और जब इनोवेशन स्टार्ट हुई तो हड्डी के अंदर ही इम्प्लांट्स को प्लेस करना शुरू किया। कुछ लोग उसको स्क्रू वाले दांत बोल देते हैं, बट वो स्क्रूइंग वगैरह नहीं होती, एक बहुत ही हाईली प्रिसाइज्ड, बहुत ही हाईली स्टरलाइज्ड और पेनलेस एक प्रोसीजर है, जिसके अंदर आपके दांतों में, आपके हड्डी के अंदर ही दोबारा से आपके दांतों को फिक्स किया जा सकता है। ये क्या होता है, मेटल होता है क्या? सर ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम जी, ये टाइटेनियम हाईली, बहुत हाई क्वालिटी का टाइटेनियम होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंटीग्रेट करता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये ऑस्टियो इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है इसमें, मतलब ये आपके हड्डी के साथ हड्डी अपने चारों तरफ बना लेता है। तो ये आपके हड्डी का, आपके शरीर का पार्ट बन गया। जब ये इंटीग्रेट हो गया फिर हम इसको लोड के लिए ऊपर क्राउन्स लगा देते हैं। तो इसका कोई नुकसान? सर अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, ये काफ़ी सालों से हो गए, कई डिकेड्स हो गए हैं इनको इम्प्लांट्स को लगते हुए, अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हाँ, देखिए कई लोगों के हड्डी बहुत कम होती थी, अब इनोवेशंस ऐसी होगी जिनके हड्डी नहीं भी है, नाम मात्र हड्डी है, उनके भी लगने लगे हैं, बेजल इम्प्लांट्स लगने लगे हैं, जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स लगने लगे हैं। कोरोना के टाइम पे सर एक बीमारी आई थी, म्यूकरमाइकोसिस, ऊपर की का पूरा जबड़ा निकालना पड़ जाए जहाँ जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, या नीचे का जबड़ा निकालना पड़ रहा है। अपने यहाँ पे एक पेशेंट भी हैं, नाम तो खैर नहीं मेंशन करूँगा, आप जानते हैं उनको, उनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा। लेकिन आज के युग में जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स के साथ, टेरेगॉइड इम्प्लांट्स के साथ वो भी सब कुछ खा पी सकते हैं अपने जबड़ा लगा के। अच्छा। उनके ऊपर और नीचे कम्युनिकेशन है, मतलब ऊपर की आँख, नाक और मुँह एक ही है सर, पूरा हॉलो है। हमने 3 महीने उनके लगातार पट्टी करके उनको बचाया था उस टाइम म्यूकरमाइकोसिस से, जब उनका ऑपरेट हुआ था। ENT तो क्या दिक्कत क्या थी उनको? सर उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया था। फंगल इन्फेक्शन में म्यूकरमाइकोसिस एक बीमारी है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, और एक तरीके से आप मान लीजिए हड्डी के अंदर डिमक लग गई, ऐसा सोच लीजिए, बहुत जल्दी ब्रेन की तरफ ग्रो करती है। तो जहाँ जहाँ पे होता है उससे थोड़ा सा आगे जाके वो सारा पार्ट आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपको पेशेंट की जान बचानी है। तो उनको ऑपरेट किया गया, ENT के साथ हमने एसोसिएशन किया, उनको ऑपरेट किया, वो ऑपरेट हुए और लकीली वो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। अब वो हवा निकलती थी
तो हमने उनके क्लिनिक के अंदर एक ऑब्चुरेटर बनाया, यानी कि आर्टिफिशियल जबड़ा ऊपर का लगा दिया। अब वो कुछ भी बोलते हैं तो हवा रुकती है आराम से, अब उनकी आवाज़ भी साफ आती है, वो खाना भी खा सकते हैं, वरना कुछ भी खाते हैं नाक से निकलता था। आपकी ये वाली हड्डी नहीं है ना, कुछ भी खाएंगे तो बाहर निकलता है, कुछ भी बोलेंगे तो साफ आवाज़ नहीं आ सकती। जैसे वो क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों को आपने किया इलाज इसका? सर ऑब्चुरेटर हमने बनाया, जो इनका सर्जरी हुई थी वो फोर्टिस में हुई थी। उसके बाद जो उनका पोस्ट ऑपरेटिव जितना भी मैनेजमेंट है वो सारा अपने क्लिनिक पे हुआ, लगातार 3 महीने उनका कंप्लीट मैनेजमेंट हमने किया उनका, वो ठीक है। तो मतलब जुगाड़बाजी भी कहीं ना कहीं इसमें काम में सर ये सब कुछ बुक्स में मेंशन्ड है, इसमें जुगाड़ नहीं है, ये टोटली साइंस बेस है। इसमें हमने मतलब कुछ नया नहीं किया, ये ऑलरेडी हो रहा है दुनिया में, हमने वो पढ़ा, अप्लाई किया और पेशेंट खुश हुआ, पेशेंट की लाइफ चेंज हो गई ना सर। आप बात नहीं कर सकते किसी से, आप देख नहीं सकते, उन्होंने बल्कि कहीं से आर्टिफिशियल अपनी आंख भी बनवाई है कहीं से। अच्छा। हाँ जी, तो वो एक आर्टिफिशियल आंख है, वो देखने में एक आदमी बोलते हैं ना कि जब एक आंख नहीं है, जबाड़ा नहीं है, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत डाउन हो गई थी और बड़ी रौबदार पर्सनैलिटी थी किसी टाइम पे। अब दोबारा से उसी पर्सनैलिटी में आ गए, अब प्रॉपर्टी डीलिंग काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लाइफ भी जी रहे हैं, बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं, तो लाइफ चेंजिंग है सर डेंटिस्ट। मतलब दूसरा व्यक्ति कोई देखता तो हम अब वो नॉर्मल लगते हैं, मतलब उतने ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा, मैं वर्ड ऐसे इतना हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बहुत हॉरिबल सा फेस हो गया था एक टाइम पे, तो अब वो बहुत ही सूदिंगली आप सोसाइटी में बैठे देख सकते हैं, और कभी आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगा उनके साथ। तो अपने क्लिनिक के बारे में भी बताएं, कहाँ है या कितने दिन से आप चला रहे हैं? सर मेरा क्लिनिक सन 2011 में 26 जुलाई को हमने शुरू किया था, और 2 जगह सर हमारा क्लिनिक चल रहा है, एक तो किरमच में मेन गांव में ही है, एक है सर चनार्थल रोड पे नई अनाज मंडी के पास। दोनों ही क्लिनिक मेरी मदर के नाम पे हैं, मीना क्लिनिक के नाम से है। कुरुक्षेत्र में बल्कि जो क्लिनिक है उसके अंदर हमने एक चीज़ और ऐड ऑन की हुई है, उसके अंदर फेशियल एस्थेटिक्स का हमने साथ में एक ब्रांच स्टार्ट की है, और स्किन स्पेशलिस्ट के साथ हम अटैच हुए हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके लिए अलग टीम्स आती हैं, अलग स्पेशलिस्ट का काम है, तो वो स्पेशलिस्ट आके हमारे क्लिनिक पे वो करके जाते हैं। तो ये 2 क्लिनिक है सर, हम 2011 से कर रहे हैं। मतलब 14-15 साल से आप ये कर रहे हैं? जी सर, पूरे 15 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे कुरुक्षेत्र। तो 15 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका इसका डेंटल का जी, तो इसमें कुछ ऐसा कोई वाकया कुछ अलग से बना हुआ, कोई केस बिल्कुल अलग आया हो जो आश्चर्यचकित जिसने आपको किया हो? हाँ सर, एक तो ये म्यूकोरमाइकोसिस का केस बहुत ही रेयर केस था, उस टाइम अपने एरिया में तो कोई ऐसा केस हुआ भी नहीं था। एक केस मैं सर आपको बताता हूँ, 16 या 17 साल की एक लड़की थी, एक भी दांत नहीं आया सर उसका। अच्छा। दांत ही नहीं आए, दूध के दांत आए, टूट गए, परमानेंट टीथ आए नहीं। हमने उनका एक्सरे कराया तो अंदर कोई भी टूथबड भी नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब सा केस था। हमने बुक्स में पढ़ा ज़रूर था, देखा नहीं था कि ये बिल्कुल कोई एक भी दांत नहीं है। फिर उनको धीरे धीरे हमने रिस्टोर किया, उनको पेशेंट को समझाया कि इनको नकली जबड़ा लगाना ही पड़ेगा। जब वो गुड़िया 18 साल की होगी तो फिर उनको सारा कंप्लीट डेंचर, फिक्स डेंचर लगवाया। फिर तो उनको क्या लगाया? फिक्स डेंचर सर, इम्प्लांट। हाँ, उनको इम्प्लांट ही लगाना पड़ा, और सर कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतनी कम उम्र में डालने निकालने वाला जबाड़ा लगा के उनकी हड्डी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। हम किसी भी चीज़ पर प्रेशर देंगे वो बैठती चली जाएगी, फेस डल होता चला जाएगा, ये चीज़ पीछे होती चली जाएगी। तो जो ओल्ड एज 60 साल में जाके आती है वो उस गुड़िया के 25 साल में आ जाती है। 25 साल में। तो अब उसकी सारी बोन प्रिजर्व है, हड्डी के अंदर इम्प्लांट्स लग चुके हैं, तो वो बोन बैठने को चांस नहीं है, फेशियल स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा। वो अभी पीछे हमारे पास आए थे, उनकी फैमिली बहुत खुश है। कितने साल पहले की बात है ये? सर ये लगभग 6 साल हो गए सर। तो अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक। मैं वही बता रहा हूं। तो लाइफ क्या है इसकी? सर इम्प्लांट्स की एज सच कोई रिटर्न में कोई एक्सपायरी डेट नहीं आती है। इम्प्लांट्स एक ऐसी साइंस है जो आपको आपके शरीर के अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ दे रही है कि आपके शरीर के अंदर इम्प्लांट गया, इंटीग्रेट हो गया, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो बाहर आएगा, अनलेस और अनटिल कोई बोन डिजीज स्टार्ट हो जाए, बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाए। एजिंग फैक्टर को अगर हम हटा दें, अगर एजिंग फैक्टर मतलब कि उम्र के साथ जो बदलाव हमारे शरीर में आते हैं, तो इम्प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इम्प्लांट्स अंदर आपके बोन के अंदर चले गए, ऊपर वाले जो प्रोसेसेस है, यानी कि जो दिख रहा है आपको, जो दांत दिखाई दे रहे हैं, जो जाड़े चबा रहे हैं, जिनको हम कैप बोल सकते हैं, वो कैप जो है वो हो सकता है वीर एंड टियर उसके अंदर हो जाए 5 साल 7 साल के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे मटेरियल की कैप लगा रहे हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर उसकी साफ सफाई ठीक से ढंग से करें जी, तो वो लाइफ उसकी अच्छी, लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं सर इसको, लाइफ लॉन्ग मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है। अब मान लीजिए एक गुड़िया है, हम ये मान के चलते हैं कि स्मोकिंग वाला फैक्टर वहाँ से ख़त्म करके चलते हैं, जिस एज में है, जो परेशानी उसने झेली है,
वो अपने दांत का ध्यान न रखे मैं मान नहीं सकता, उनकी फैमिली ध्यान ना रखे ये होगा नहीं बिल्कुल भी। अगर वो अच्छे से मेंटेन करती है, रेगुलर फॉलोअप दे, सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलर फॉलोअप। अगर आप डेंटिस्ट के पास साल में एक बार जाते रहेंगे, आपको हम प्रॉब्लम शुरू ही नहीं होने देंगे या शुरू होते ख़त्म कर देंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, तो रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है सर जी। तो डॉक्टर साहब जैसे मिथ काफ़ी हैं, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, जैसे अगर मैं आपसे कुछ सवाल करूँ जी सर, कि डेंटिस्ट के पास तभी जाना चाहिए जब दांतों में दर्द हो, सर ये बहुत बड़ा मिथ है। अभी हम दोनों की तो बात इसमें मेरा क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रहेगा। जी जी सर। तो लोग ये मानते हैं अगर पहले जाओगे तो आपके साथ ठगी हो सकती है। हाँ सर, देखिए मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, ठगी नहीं कर सकता। आज के टाइम AI का ज़माना है सर, आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख के जाते हैं, समझ के जाते हैं और डेंटिस्ट समझाते हैं। वो पुराना टाइम चला गया सर, हमने भी देखा है जब हम बच्चे थे, दर्द हुआ गए निकाला और साइड में रख दिया था, यही होता था। अब क्या है कि जो भी आपका प्रॉब्लम होती है, डेंटल चेयर से उठा के पहले आपको अपने पास बिठाते हैं। डेंटिस्ट आपको बताएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, आपको क्या ट्रीटमेंट मिलती है, कितने की होगी, आपको हर चीज़ ओपनली बताई जाती है। और मेरी आदत है, मैं पेशेंट को टाइम देता हूँ कि आप अपना बेशक घर में जाके सलाह कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है तो। बहुत ज़्यादा पेन है, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम, तो हमें ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी ही पड़ती है। बट इसमें ठगी वाला काम सर तो नहीं होता। इसमें एक क्वेश्चन मेरा बीच में याद आ जाता है बीच में, जैसे टीथ निकालने की जो बात है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं थोड़ा दर्द हुआ तो हम निकाल देते हैं, और किसी डॉक्टर के पास या झोला छाप के पास गए और उन्होंने निकाल के हाथ पे रख दिया। सर वो जो बचा नहीं सकता वो डॉक्टर कैसे होगा? डॉक्टर का काम तो बचाने का ना, चाहे आप जनरल फिजिशियन ले लीजिए, हार्ट स्पेशलिस्ट ले लीजिए, आई सर्जन ले लीजिए या डेंटल सर्जन ले लीजिए, डॉक्टर का काम बचाने का, मारने का नहीं है। तो दांत को निकालना, तो दांत मार दिया, जो दांत खत्म हो गया, टूट गया, बिल्कुल मर गया है, उस डेड बॉडी को तो वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है। अदरवाइज डेंटल पेन में या हल्के फुल्के इन्फेक्शन में, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में दांत निकालना मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता। मतलब लास्ट तक बचाने की सर वो तो मर्डर हुआ ना, दांत का मर्डर हो गया। दांत का मर्डर करने से बचते हैं, बचते हैं सर, दांत को बचाएंगे तभी तो डॉक्टर है। दूसरा मिथ ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक या शुगर फ्री चॉकलेट खाने से दांत खराब नहीं होते। सर दांत खराब होते हैं, बिल्कुल ख़राब होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कार्बोनेटेड वाटर है सर, आपके दांतों के ऊपर जब कार्बोनेटेड वाटर लगता है तो दांतों में रफनेस आती है, इनेमल वीक होता है, और आप कोई भी चीज़ कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल के छोड़ दीजिए, वो रफ़ हो जाएगी, रफ हो जाती है। तो वो हमारे दांतों की जो मिनरलाइजेशन उसको ख़राब करती है। चॉकलेट्स भी सर, चॉकलेट्स ही सबसे बड़ा रीज़न है जिससे दांत खराब होने शुरू होते हैं। चॉकलेट्स जो फंस जाती हैं, चिपक जाती हैं, क्योंकि चॉकलेट्स बहुत स्टिकी चीज़ है, आप उसको दांतों से नहीं निकाल सकते अगर वो पिट एंड फिशर्स के अंदर फंस गए। जो हमने शुरू में आपको बताया था, अगर वो सीलेंट लगा हुआ है, मान लीजिए आपके कहीं पे दरार आई हुई है किसी दीवार के अंदर, आपने उसमें पुट्टी पीओपी लगा दिया, तो उसके अंदर कोई कचरा नहीं फंसेगा, दीमक नहीं लगेगी। उसी तरह अगर दांत के अंदर आपने पिट एंड फिशर सीलेंट्स लगवाए हुए हैं तो वहाँ चॉकलेट्स नहीं फंसेंगे, दांत बचे रहेंगे, तो खा सकते हैं। सर अगर चॉकलेट्स खाने हैं, देखिए कोई चीज़ बनी है, खानी भी चाहिए, खाते हैं लोग, बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, तुरंत दांत को साफ़ करिए, सफाई करें, 100% तुरंत। आप कोशिश करिए कि चॉकलेट्स अपने जब भी आप खा रहे हैं उसके बाद या तो आप ब्रश कर लीजिए अगर नियर बाई में अवेलेबल है आपके, अदरवाइज़ आप माउथ वॉश ज़रूर यूज़ कर लीजिए, कुरला कर लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ खा लीजिए जैसे शुगर फ्री च्युइंगम्स आते हैं, पॉकेट में रखिए, लंच टाइम में आप एक जरा च्यू करेंगे, वो शुगर फ्री हैं, तो जो भी पिट एंड फिशर सीलेंट के अंदर, फिशर्स के अंदर जो चीज़ गई है वो चिपकेगी, बाहर आ जाएगी, क्लीन कर देगा। तो इसमें ये भी मिथ है कि अगर आप च्युइंगम खाते हैं तो आपको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहुत गलत चीज़ है सर। च्युइंगम तो एक इमरजेंसी में आपने जुगाड़ किया, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, जुगाड़ की बात है, तो आपको ब्रश 2 बार करना ही करना है। जी सर, 2 मील आफ्टर एवरी मील, जैसे रात को डिनर के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, जो लोग करते हैं वो नहीं कि रात को सोने से पहले कर ले, सुबह उठते फिर कर लिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। रात को आप जब आप डिनर करते हैं, डिनर के थोड़ी देर बाद आप ब्रश करिए, सुबह उठने के बाद जब आप नॉर्मल अपना माउथ वॉश यूज़ कर लीजिए, कुरला कर लीजिए, ब्रेकफास्ट के बाद करना है सर। ब्रेकफास्ट से करने से पहले अगर आपने किया तो क्या साफ़ किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ब्रश करिए, बाद में कर। जी सर, आफ्टर मील ही आपने ब्रश करना है। तो मसूड़ों की बीमारी और दिल की बीमारी में कनेक्शन है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल कनेक्शन है। जो रिसर्च मैंने आपको बताया, पेपर पब्लिश हुए हैं कि जो मसूड़ों में से जो बैक्टीरियाज मिले, जो पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स जिनको थी, और जो हार्ट में से वॉल्व्स में से हार्ट फेलियर के जो केसेस थे, उनमें जो बैक्टीरिया, कॉमन बैक्टीरियाज थे सर काफ़ी,
जी सर, उसका तो दिल को सुरक्षित रखने के लिए मसूड़ों को भी सुरक्षित, बिल्कुल सर, मसूड़ों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। जिसके दांत सफ़ेद हैं क्या वे स्वच्छ? सर स्वच्छ दांत साफ हो सकते हैं। जो स्वस्थ दांत हैं वो साफ होंगे, वाइट हो सकते हैं, लेकिन हर वाइट दांत स्वस्थ होगा ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है, ये गलत हो सकता है। गलत हो सकता है जी सर। क्या बार बार स्केलिंग करवाने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत रेगुलर, क्या कोई डेंटिस्ट भी बहुत रेगुलर नहीं कहते हैं आपको, सभी कहते हैं साल में एक बार करवाना चाहिए। आपकी अगर हैबिट्स ऐसी हैं, कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, उनको 6 से 8 महीने में एक बार सफाई करवानी तो चाहिए। क्या फ़ायदा रहेगा उसका? सर आपका कोई भी प्लाक एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हैं, बहुत बहुत हल्की सी सफाई। आप जो आजकल स्केलर्स आ गए हैं, आप अपने नाखून पे निशान नहीं बना सकते उनसे, दांत कैसे कमज़ोर करेंगे? सिर्फ जो बैक्टीरियल कॉलोनी बन रही है, जो प्लाक एक्यूमुलेशन है, उसको साफ करने के लिए स्केलिंग कराई जाती है। दांत उससे हेल्दी रहेंगे, आपका अनहेल्दी होने का चांस ही नहीं है। आप खुद सोचिए सर, गाड़ी की सफाई कराते हैं, घर की सफाई करते हैं, क्या ख़राब होता है उसमें? वो सफाई तो अच्छी चीज़ होती है, गलत नहीं है। तो दूध के दांत तो टूट ही जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल। क्या सफाई करनी, क्या सुरक्षित उनको रखना? ये भी बहुत बड़ा मिथ है। जो दूध के दांत हैं सर, ये हमारी फाउंडेशन है, किसकी? परमानेंट टीथ की। ये गाइड हैं हमारे परमानेंट टीथ के। जिस डायरेक्शन में हमारे मिल्क टीथ होंगे, या जैसे आप दूध के दांत कह रहे हैं वो होंगे, उसी के डायरेक्शन में आपके परमानेंट टीथ ऊपर आएंगे। वो ये गाइड कर रहे हैं। अगर आपके किसी का, आप देखिएगा कोई बच्चे के अगर दांत ज़्यादा ख़राब हो गया और वो दांत निकल गए, नीचे वाले प्री मोलर्स या मोलर्स टेढ़े मेढ़े आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग तो बल्कि कहते हैं कि आप अपने दांतों को बचाइए। अगर इन केस किसी लापरवाही की वजह से, किसी वजह से आपका दूध का दांत या जाड़ निकालनी पड़ती है, स्पेस को मेंटेन करना पड़ता है। वो स्पेस अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो नीचे से जो दांत आएगा उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे किस डायरेक्शन में आना है। तो जो आपके मिल्क टीथ हैं, दे आर प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर गाइडेंस टू योर परमानेंट टीथ कि आप वो परमानेंट टीथ किस डायरेक्शन में। तो टेढ़े मेढ़े दांतों का बड़ा कारण ये भी है? सर एक कारण ये भी है, बड़ा कारण तो सर स्पेस है। स्पेस कम होगी, मान लीजिए बच्चे के दांत, जो जबड़ा है वो छोटे साइज़ का है, दांत प्रॉपर आने स्टार्ट हो गए तो आगे पीछे खड़ा होना पड़ेगा ना। लाइन अगर लोग जितने आएंगे, भीड़ भाड़ हो गई तो फिर टेढ़ा मेढ़े खड़े बनानी पड़ेगी लाइन। हाँ जी। माउथ वॉश से ब्रश की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है? नहीं सर, माउथ वॉश का फंक्शन अलग है, ब्रश का फंक्शन अलग है। ब्रश आपके टूथ सरफेस को क्लीन करने के लिए, जो भी फूड एक्यूमुलेशन हो गई है, खाना जम गया, उसके लिए। माउथ वॉश इंटरडेंटल जाने के लिए, दांतों के बीच में जहाँ आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा, मसूड़ों के अंदर है, सब जिंजाइवल जहाँ आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा, माउथ वॉश या क्लोरहेक्सिडिन वहाँ जाके डिसइंफेक्ट कर देता है। जो हल्के फुल्के बैक्टीरियाज हैं उनको रिमूव कर देता है, उनको ख़त्म कर सकता है। तो दोनों का फंक्शन अलग है, रिप्लेस नहीं कर सकते आप दोनों को। इमरजेंसी में काम चला सकते हैं बट रेगुलर यूज़ में नहीं। की पसंदीदा टूथ केयर टिप कौन सी है? सर मैं तो पसंद करता हूँ कि आप अपने ब्रश के साथ एक तो 3 महीने का टाइम रेगुलरली रखिए। हर 3 महीने में ब्रश चेंज करिए। ब्रश करने के बाद ब्रश को ड्राई करके पैक करके फिर रखिए। मैक्सिमम घरों में क्या होता है, ब्रश किया बाथरूम में टांग दिया या कहीं भी एक कोने में टांग दिया, वो गीला होता है। मॉइस्चर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो वहीं पनपते हैं। अगले दिन आप फिर मुंह में डाल लेते हैं या शाम को फिर मुंह में डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने ब्रश को कवर करके रखना है, ड्राई करके रखना है, 3 महीने में चेंज करना है और दिन में 2 बार ब्रश करना है। दोपहर के खाने में सैलेड ज़रूर खाना है। सैलेड से ज़्यादा अच्छा नेचुरल क्लींजर कुछ भी नहीं है। वो खाना फंसता नहीं है, दांतों के बीच में फंसेगा नहीं, जो फंसा होगा उसको और निकाल देगा। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके दांत बहुत अच्छे समय तक ठीक रहेंगे। तो जैसे लंबा समय आपका इस काम में हो चुका और अनेकों मरीज आपने ठीक किए हैं, तो जो नए डॉक्टर बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या भविष्य है, यहाँ है क्या, विदेशों में है, और क्या करना चाहिए उनको? सर जो भी भविष्य में डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट की फील्ड अभी तो एक्सप्लोर हो रही है और अवेयरनेस बढ़ रही है, तो करियर ऑप्शन ले सकते हैं। करियर बहुत अच्छा करियर है। इंडिया से अगर बाहर किसी का प्लान है तो ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, यूके में, कनाडा में, हर जगह ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोनों टाइम में जाया जा सकता है। अगर आप +2 के बाद जाते हैं तो एक अलग आपको पाथ लेना पड़ेगा मेडिकल के थ्रू। इंडिया में अगर आप पहले BDS करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देंगे, आपको पहले BDS कंप्लीट करनी है, 5 साल का कोर्स है,
उसके बाद आप बाहर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए एडीसी का एग्ज़ाम है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अलग है, यूएसए के लिए नेशनल बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन अलग रहता है। तो आप बाहर अवेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे लाइफस्टाइल है, लग्जरी लाइफ अगर आप देखना चाहते हैं, बाहर के डेंटिस्ट्री में बहुत पैसा है। वो कर सकते जी सर, बहुत तो संदेश क्या देना चाहेंगे अंत में बच्चों को सर या आम पब्लिक को? सभी को? सर सबसे पहले तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप बिना दांत वाले बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं मान सकते। तो अपने दांतों को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ रखने के लिए डेंटिस्ट के पास जाइए, रेगुलर विजिट करिए, और ये ठगी वाला ऑप्शन अपने दिमाग से निकाल के रखिए। बहुत 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 ही रीज़नेबल है डेंटिस्ट्री इंडिया में। डेंटल ट्रीटमेंट जो भी आपके सगे संबंधी बाहर गए हुए, आप पूछ के देखिए कि डेंटिस्ट्री की कॉस्ट क्या है बाहर। इंडिया में जो कॉस्ट है वो 1/10 भी नहीं है सर। मतलब आप बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हो 1/10 कॉस्ट में। और अब इतनी अच्छी डेवलपमेंट है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, और बहुत अच्छे अच्छे डेंटिस्ट हैं सर। आप रेगुलर विजिट करिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप दांत सेफ रखना चाहते हैं, मीठा कम खाइए, ठंडे के साथ गर्म मत मिक्स कीजिए। 2 टाइम ब्रश करना है, दोनों टाइम खाना खाने के बाद, और ब्रश चेंज करिए सर रेगुलर। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और दांत कुरुक्षेत्र पर आज आपने देखा डॉक्टर राकेश शर्मा जी से हमने बातचीत की। इन्होंने बहुत बातें ऐसी बताई हैं जो आम जीवन से बिल्कुल हटके हैं, यानी कि आम जो व्यक्ति है, आम जनजीवन जो है उसे बिल्कुल हटके है। और इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो इसमें हम अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। दांतों को सुरक्षित रखेंगे तो अपने हार्ट को सुरक्षित रखेंगे, पूरे शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर।